So we are going to start with a new chapter, which is the efficient frontier and portfolio selection, which includes the Markowitz model की theory. मार्कोविट्स मॉडल थ्योरी जो है ना वो डेवलप करी गई थी बाय द हैरी मार्कोविट्स इन 1952, जो बताता है कि हमें एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कौन सा होता है जिसमें हम मैक्सिमाइज करते हैं अपने रिटर्न को और मिनिमाइज करते हैं अपने रिस्क को. So basically it is going to emphasize on the diversification to reduce the overall portfolio risk. हम overall portfolio risk तभी reduce कर सकते हैं जब हम अपने diversified stocks में पैसा लगाएंगे. ठीक है. So this was the first modern portfolio theory which was developed by the Harry Markowitz in 1952. उसने यही बताया that there is a direct relationship between the risk and the return. तो जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा हमें रिटर्न जो है वो मिलेगी. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस मार्कोविट्स मॉडल थ्योरी दैट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को हम फुल कोवेरिएंस मॉडल भी कह देते हैं. ठीक है. बिकॉज मार्कोविट्स ने इसके अंदर कौन सी टेक्निक्स यूज करी थी, दैट वाज अ मैथमेटिकल या फिर हम स्टैटिस्टिकल भी कह देते हैं, जिसके अंदर जो हम अपना पैसा है वो कोई सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, रादर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज, ताकि हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सके, हमारा रिस्क जो है वो डिवाइड हो सके. We invest our money into different sectors. ठीक है. अगर हमें हाईएस्ट रिटर्न चाहिए तो हमें वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो हमें हाईएस्ट रिस्क देते हैं. ठीक है. सो एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो वही होता है जहां पे हमें हाईएस्ट रिटर्न मिल सके एट अ गिवन लेवल ऑफ द रिस्क, या फिर हमें लोएस्ट रिस्क होए उसके अंदर विद द गिवन लेवल ऑफ द रिटर्न. नाउ व्हाट आर द assumptions ऑफ द मार्कोविट्स मॉडल. सबसे पहले आता है दैट इन्वेस्टर्स जो है हमारे पास वो रैशनल है और रिस्क अवर्स है. All the investors want maximum return at minimum risk. ठीक है. मिनिमम रिस्क पे उनको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, दैट मीन्स दे आर रिस्क अवर्स, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. रिटर्न्स फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, दैट दे वांट टू रिड्यूस द रिस्क व्हिच इज बीइंग इन्वॉल्वड इन द सिक्योरिटीज. उनको जो भी रिस्क है वो नहीं लेना. दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द assumption that सिक्योरिटीज जो है हमारे पास वो कोरिलेटेड टू ईच अदर है. These assets can be combined in such a way that give the lowest risk. हमें रिस्क जो है वो लोएस्ट चाहिए और रिटर्न जो है वो हमारे पास मैक्सिमाइज होना चाहिए. इन्वेस्टर जो है वो ऐड भी कर सकता है सिक्योरिटीज और उसको सेल ऑफ भी कर सकता है. दैट मीन्स प्लस माइनस ऑफ द सिक्योरिटीज आर अलाउड इन योर पोर्टफोलियो. ठीक है. मार्केट जो हमारी वो एफिशिएंट है. मार्केट एफिशिएंट क्या है, मतलब दैट ऑल इन द इन्वेस्टर्स जो है उनके पास नॉलेज है, फैक्ट्स उनको पता है अबाउट द स्टॉक मार्केट, उनके पास बेसिक नॉलेज जो है वो है. ठीक है. On the basis of the given information, investors cannot continuously make superior returns. वो superior returns नहीं बना सकते because उनको fundamental और technical analysis जो है वो नहीं आता. That means उनको internal management के बारे में नहीं पता कंपनी की, उनको intrinsic value of the share जो है वो कैसे calculate होती है उनको वो नहीं करना आता है. तो वो सारे इन्वेस्टर्स जो है वो हमारे पास इक्वल कैटेगरी के आ जाते हैं. उनके पास कोई भी सुपीरियर नॉलेज नहीं है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस लगाएं या फिर टेक्निकल एनालिसिस लगाकर एक्चुअल वर्थ निकाले ऑफ द शेयर कि हमें इसमें बाय करना है कि नहीं करना है. ठीक है. बाय कंपेयरिंग इट विद द मार्केट प्राइस. ओके. देन investors should be able to get higher return for each level of the risk by determining the efficient set of the securities. कोई efficient set of securities try करेगा कि अगर उसके पास 3 securities है like A, B, C, तो वो देखिएगा कि उसको 50% अपनी मनी A में लगानी है कि 50% उसको B में लगानी है. उसको प्रोपोर्शन जो है वो खुद वो डिसाइड करेगा कि मुझे 20, 40, 60 एंड 40 हमें इसमें लगाना है या 50, 20 एंड 30 इसमें लगाना है. तो वो प्रोपोर्शन जो है वो हमारा इन्वेस्टर खुद ही डिसाइड करेगा. ठीक है. So we are going to talk about effect of combining different securities, which definitely means diversification. So combining the securities in a portfolio lowers the total risk due to the diversification. Now it is always better of holding more securities rather than holding a single security. ठीक है. Because risk जो है हमारा वो divide हो जाता है. रिस्क हमारा अगर हमने सारी अपना पैसा एक सिक्योरिटी में लगा दिया 100%, तो रिस्क उतना ज्यादा हो जाता है. अगर हमने ए और बी में लगाया 50% इसमें एंड 50% इसमें, तो इससे क्या होगा, हमारा रिस्क जो है वो हमारा डिवाइड हो गया. If assets are not perfectly correlated, their combined risk is less than the weighted average risk of the individual risk. That means जितनी ज्यादा correlation होगी उतना ज्यादा रिस्क होगा और जितनी कम correlation उतना ज्यादा रिस्क रिडक्शन होगा. ठीक है. लाइक 2 सिक्योरिटीज है, अगर हमारे पास ए ज्यादा रिस्की है, हमें पता कि ए ज्यादा रिस्की है, तो हम बी में जो है वो ज्यादा पैसा लगा देंगे इफ वी वांट टू प्ले सेफ. ठीक है. So this leads to diversification effect, one of the core benefits of the Markowitz model. A well-diversified portfolio can be less risky than the individual securities. अगर हम individual securities में लगाते हैं तो हमारा पैसा काफी रिस्क में चला जाता है. ठीक है.
तो हम क्या करते हैं, एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लेते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो है अपना पैसा लगाते हैं, ताकि हमारा जो रिस्क है वो डिवाइड हो सके, इवन इफ देयर इज हाई रिस्क अलोन। तो हम इंडिविजुअल सिक्योरिटीज से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल ए है और एक बी है, इसमें मैंने अपना पैसा लगाया 50%, इसमें लगाया 50%, ठीक है। इसकी रिटर्न जो आती है दैट इज 20% और इसकी रिटर्न है दैट इज 16%। अगर हम इसकी वेटेड एवरेज निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज हम कैसे निकालेंगे, दैट मीन्स 50% इंटू 20% प्लस 50% इंटू 16%। तो इसको कैलकुलेट करोगे वो हमारी क्या आ जाएगी, पोर्टफोलियो की रिटर्न। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि हम पोर्टफोलियो की रिटर्न जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक, तो व्हाट इज द एफिशिएंट फ्रंटियर? दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डेफिनेशन क्या है? दिस इज अ कर्व दैट शोज द ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जो है ना वो हमें इससे पता चल जाता है। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कौन सा होता है? जो हमें मैक्सिमम रिटर्न देता है विद मिनिमम रिस्क, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द मीन वेरियंस स्पेस, दैट इज अ रिटर्न वर्सेस रिस्क। ये जो होता है हमारा वो रिस्क है, दिस साइड इज द रिटर्न, ठीक है। दिस इज अ रिस्क, रिस्क को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो पोर्टफोलियो स्टेटस है ना ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज लिटिल टेक्निकल। तो आपको बस ये लर्न करना है, अगर हमारा ऑन द फ्रंटियर है दैट मीन्स हमारा वो एफिशिएंट है पोर्टफोलियो, अगर वो बिलो द फ्रंटियर है तो हमारा वो सब ऑप्टिमल है, और अगर वो अबव द फ्रंटियर है दैट मीन्स इट इज अनअचीवेबल। अगर वो ऑन द फ्रंटियर है दैट इज एफिशिएंट, इफ इट इज बिलो द फ्रंटियर दैट इज सब ऑप्टिमल, और अगर वो अबव द फ्रंटियर है दैट इज द अनअचीवेबल पोर्टफोलियो। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द मार्कोविट्स मॉडल? सबसे पहले आता है दैट इट इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ द डेटा। इसके अंदर बहुत ज्यादा हमें डेटा चाहिए होते हैं। सेकंड, इसके अंदर जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स लार्ज डेटा, लार्ज इनपुट डेटा, ठीक है। सेकंड वी हैव कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है इसके अंदर, ठीक है। फिर ऑल द इन्वेस्टर्स आर रैशनल, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ऑल द इन्वेस्टर्स जो है वो रैशनल नहीं हो सकते, उनको सारी नॉलेज नहीं हो सकती है, ओके। माना उनको सुपीरियर नॉलेज नहीं होती है कि उनको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर जो है वो कैलकुलेट करनी नहीं आती है, बट उनको बेसिक नॉलेज भी हो, दैट इज नॉट ट्रू। Then assumption that investors do not need to pay any taxes or the transaction cost। अब उनको taxes तो definitely पे करने ही पड़ते हैं जब भी उन्होंने कोई भी शेयर सेल किया या बाय किया, उनको जो गेन होता है उसके ऊपर उन्हें टैक्स जो है वो पे करनी पड़ती है। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट दैट इज ब्रोकरेज, वो तो उनको पे करनी ही पड़ती है, बट वो कहते हैं कि इसमें कोई भी ब्रोकरेज इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। द थ्योरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। मार्केट का क्या इम्पैक्ट है वो भी नहीं इसको लेता वो ध्यान में। This theory is not at all practical as it is only based upon the mathematical representation कि correlation कैसे होता है, risk कैसे होता है, return, ये सब इसके वेरिएबल्स पे ही बेस्ड है, बट ये एक्चुअल मार्केट में क्या चल रहा है उसको ये ध्यान में नहीं रखती है। So these are all the limitations of the Markowitz model, and here we mark our end to this chapter, which is efficient frontier and portfolio selection. So thank you all.